हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार और आज मास्टर कैडर सोशल स्टडी के इंडियन पॉलिटिक्स के लेक्चर नंबर 7 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पिछले 6 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बढ़िया से स्टडी किया और कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था एक टॉपिक जिसका नाम था सार्क। आज ये आपका 7वां लेक्चर है और 7वें लेक्चर के अंदर मैं आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट हमारा आज का टॉपिक जो है वो रहने वाला है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज मैंने 3 घंटे कंटिन्यूसली स्टडी की है और लगभग 10 पेजों के नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। ये 10 पेजों के नोट्स, क्योंकि टॉपिक को काफी थोरोली जो है वो लिखना पड़ता है, आप लोगों को शॉर्ट के अंदर मैं बहुत बढ़िया से इस टॉपिक को तैयार करवाऊंगा। ठीक है, बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। बट आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक सावल क्लासेस के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स भी ये फ्री ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियोस जो है वो यहीं मिलेंगी। तो सभी स्टूडेंट्स, इनके कोई चार्जेस नहीं है, इन्हें आप ज्वाइन करोगे, आप लोग अपना नाम लिखो, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखो और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9569366100 के ऊपर सेंड कर दो। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। आप लोगों को वीडियो क्लासेस के लिंक, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, आपकी जॉब से रिलेटेड हर प्रकार की न्यूज, इंफॉर्मेशन, कल को आएंगे आपके नोटिफिकेशन, उनके एडमिट कार्ड, उनके रिजल्ट्स, सब जानकारी जब तक आप गवर्नमेंट जॉब पर ना पहुंचो इन ग्रुप्स के अंदर आप लोगों को मिलेगी। सावल क्लासेस की तरफ से सोशल स्टडी के पेड ग्रुप शुरू किए जा चुके हैं, ऑनलाइन भी और क्लासरूम भी। उसकी जानकारी के लिए भी आप लोग मेरे इसी नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट करोगे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत अच्छे से आप लोग इसे आज कवर करोगे, लिखोगे। मुझे लगता है मैक्सिमम 45 मिनट लगेंगे बस सारा करने में। ठीक, आज के टॉपिक का नाम है डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट। देखो, ये मैंने बड़े यूनिक से टॉपिक आपके उठाए हैं पहले शुरुआत में, जैसे यूएनओ है, सार्क है, डिसआर्मामेंट है। आप पूरी राजनीति ऐसी ना समझ लेना, पहले हमने कुछ अलग से टॉपिक उठाए हैं। बाकी तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, म्यूनिसिपालिटियां, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो सब कुछ आपने पढ़ा भी है और वो सब कुछ मैं और डीपली उनको सबको कवर अप करूंगा। पर ये कुछ अलग से टॉपिक हम लोग पहले कर रहे हैं, तो कहीं इनसे आप लोग ये ना सोचना कि सर ने पहले कैसे टॉपिक स्टार्ट किए। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया मेहनत वाले हम लोग ये टॉपिक पहले देख रहे हैं। डिसआर्मामेंट, चलो स्टार्ट करें। डिसआर्मामेंट हमारा आज का टॉपिक है। तो क्या मतलब है इसका, डिसआर्मामेंट का? शॉर्ट में इसका मतलब समझा देता हूं, बाकी तो फिर आप टॉपिक में लाइन बाय लाइन इसको लिखते जाएंगे एक एक करके। इसका मतलब है दुनिया के सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ मिलें, बैठें और एक दूसरे के साथ समझौते करें कि हम हमारे देश में हमारे जो बम हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं, हम उसे खत्म करते हैं और आप अपने देश के अंदर अपने बम्स को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को खत्म करो, ताकि कल को फ्यूचर में पूरी धरती के ऊपर जो है वो शांति फैल जाए। मतलब डिसआर्मामेंट का मतलब है हथियारों की होड़ जो लगी है ना पूरी दुनिया में, कि बंदूक इकट्ठी कर लो, बम इकट्ठे कर लो, परमाणु बम इकट्ठे कर लो, हाइड्रोजन बम इकट्ठे कर लो, इस चीज को डिमोटिवेट करना और दुनिया को एक रहने लायक पीसफुल प्लेस बनाना, ये इस डिसआर्मामेंट का मकसद है। ठीक है, तो छोटा सा इन कंक्लूजन आपने इसका मतलब समझा। अब हम लोग इसको एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। जितने आंकड़े इसमें से बनेंगे सब लिखवाऊंगा आपको मैं। पहली लाइन लिखो कि डिसआर्मामेंट एंड पीस, दुनिया में हथियारों को खत्म करना और शांति, आर द डिजायर्ड गोल ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता का यही तो मकसद था। हम मानव हैं, हम मानव का यही तो मकसद है कि दुनिया में शांति रहे और दुनिया में कोई हथियार नहीं होना चाहिए, हर तरफ प्रेम प्यार होना चाहिए। ठीक, ये जो शब्द है डिसआर्मामेंट, बेसिकली इस शब्द का मतलब क्या होता है
रिडक्शन करना, रिडक्शन करना किस चीज की? या तो अपने देश के अंदर मिलिट्री फोर्सेस की, या न्यूक्लियर वेपन की, या प्लास्टिक मिसाइल्स की, और या डिफेंस पे जो बजट लगता है उस बजट की, उस बजट को भी कम करना, प्लास्टिक मिसाइलों को खत्म करना, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना और धरती को एक रहने लायक बहुत बढ़िया देश बनाना, इसका मकसद है। ठीक, इसका क्या है? मकसद है। डिसआर्मामेंट का ये मतलब है कि कम कर दो, मिलिट्री फोर्सेस अपनी कम कर दो, न्यूक्लियर वेपन अपने खत्म कर दो, प्लास्टिक मिसाइलों की होड़ कम करो, और मिलिट्री का जो बजट है उसे भी कम करो ताकि उसे शिक्षा, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर चीजों के ऊपर लगाया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट, थोड़ी स्पीड रखा करो लिखने में। अब ये जो डिसआर्मामेंट है, इट में भी ये सेल्फ इंपोज्ड भी हो सकता है कि कोई देश खुद ही कसम खा ले कि चलो भाई आप अपने हथियारों को लिमिट में करते हैं, ऐसे ही अगर हमारे पास पड़े होंगे तो कल को किसी और पे चलेंगे तो नुकसान होएगा। सेल्फ इंपोज्ड हो सकता है, या इसे एक्सटर्नली इंपोज्ड भी किया जा सकता है, या इसे बाहर से इंपोज्ड भी किया जा सकता है, या दुनिया में जो समझौते होते हैं जिन्हें ट्रीटीज कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो डिसआर्मामेंट हम लोग सेल्फ कर सकते हैं, बाहर से किसी दबाव के थ्रू कर सकते हैं, या अगर हम लोग दुनिया के साथ कोई समझौता साइन करते हैं तो उस समझौते के तहत भी इसको किया जा सकता है। अल्टीमेटली ऐसा करने का मोटिव क्या है कि दुनिया में डीमोटिवेट करना वार्स को, युद्ध को डीमोटिवेट करना, कि दुनिया के अंदर युद्ध हम लोग डीमोटिवेट करें। अगर हथियार होंगे ही नहीं, ठीक है, अगर गोलियां बंदूकें होंगे ही नहीं, तो हमारे पास एक मोटिवेशन ही नहीं होगी फाइट करने की। तो डीमोटिवेट करना वार्स को अल्टीमेटली इसका मोटिव है। और डिसआर्मामेंट जो है, डिसआर्मामेंट इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? मेंटेनिंग पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी है ताकि हम मेंटेन कर सकें, पूरी धरती के ऊपर शांति मेंटेन कर सकें, प्रोग्रेस को मेंटेन कर सकते, और मानव सभ्यता के लिए ये बहुत ही जरूरी है अगर ये सब रहे तो। ठीक, आज जहां दुनिया में लगातार असी की वेखदे हां कि दुनिया के अलग अलग देश अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं, अपनी सेनाओं की गिनती बढ़ा रहे हैं। जो रिसर्च हथियारों पर की जाती है वो दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। आज दुनिया में हथियारों की डेवलपमेंट तेजी से विकसित होती जा रही है। आज दुनिया के अंदर जो मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और आज दुनिया के अंदर मिलिट्री का जो व्यापार है, डिफेंस का जो व्यापार है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल आज के इंसान में उठता है, आज की दुनिया में उठता है कि कब तक हम लोग आखिरकार इतनी बड़ी हिंसा की तैयारी धरती के ऊपर करते रहेंगे। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 जो सेना है, सबसे बड़ी जो सेना है वो अमेरिका की आर्मी है। दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी आर्मी है वह रशिया की है। दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जो आर्मी है वो चाइना की है। और हमारा प्यारा भारत दुनिया की चौथे नंबर की आर्मी के ऊपर आता है। सो ये 4 देश वो है जो आर्मी की स्ट्रेंथ में दुनिया के 4 सबसे बड़े देश हैं।
तो आर्मी की स्ट्रेंथ के अंदर आप देख सकते हो दुनिया के जो 4 सबसे बड़े देश हैं वो आप लोगों के सामने है। और इससे अलग मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं स्टूडेंट्स कि दुनिया में हथियार खरीदने वाले जो टॉप 2 देश हैं, हथियारों को खरीदने वाले, दुनिया में हथियारों को खरीदने वाले पहले नंबर का जो देश है सबसे ज्यादा, वो सऊदी अरब है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरब खरीद रहा है, बल्कि दूसरे नंबर के ऊपर धरती पर सबसे ज्यादा हथियार आज कौन खरीद रहा है, वो भारत खरीद रहा है। तो भारत दुनिया में हथियार खरीदने में धरती का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक, तो आप देख रहे हो किस तरह से तेजी से दुनिया में हथियारों को इकट्ठा करने की, हथियारों को डेवलप करने की जो होड़ है वो लगातार लगी हुई है। अगर हमारी धरती जो है वो डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ती है, हथियारों को खत्म करने की तरफ बढ़ती है, तो धरती पर हमें शायद और कोई होलोकास्ट देखने को ना मिले। क्या होते हैं होलोकास्ट? जब बड़े पैमाने के ऊपर इंसानों की मृत्यु होती है, जब हजारों लाखों लोग एक साथ मारे जाते हैं, उसे होलोकास्ट कहा जाता है। शायद दुनिया में ऐसे होलोकास्ट हमें पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो देखने को मिले वैसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा नहीं जो है वो मंडराएगा अगर हम लोग डिसआर्मामेंट की तरफ जो है आगे चलेंगे। और दुनिया में डिक्रीज होगी टेंशन, दुनिया में डिक्रीज होगी टेंशन कि किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, किसी भी वक्त बम पड़ सकता है, किसी भी वक्त जान माल की हानि हो सकती है। ऐसे टेंशन कम करना, वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे को टालना और होलोकास्ट को खत्म करना, ये जो है इसमें हमारी जो है हेल्प होगी अगर हम लोग इस कदम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक नोट डाउन कर रहे हो? उम्मीद कर रहा हूं मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपके सामने हर चीज मैं लिख रहा हूं, इसको एज इट इज नोट डाउन करते जाओ आप लोग। आज के लेक्चर को तैयार करने के लिए इनफैक्ट मैंने एक किताब तक पढ़ दी है इसके ऊपर। तो डिसआर्मामेंट के ऊपर आप लोगों ने ये सब कुछ देखा। अब अगला पॉइंट, कहते हैं जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ती जा रही है, नई नई चीजों पर खोज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया के अंदर खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के टाइम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पर्ल हार्बर टापू के ऊपर जापान ने हमला किया। बदला तो अमेरिका ने लेना था, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर उड़ा दिए परमाणु बम गिराकर। वो एक्चुअल में अमेरिका को भी नहीं पता थे कि ये कितना का नुकसान करेंगे, क्योंकि अमेरिका रिसर्च कर रहा था। उसके साइंटिस्टों ने कहा कि सर हमने बम बनाया है, उसका नाम परमाणु बम है, पर वो कैसे चलता है और कितना का नुकसान करेगा ये अपने को भी नहीं पता, तो आप इसको जापान पे गिर देते हैं और देखते हैं इसकी क्या तबाही मचती है। क्योंकि नए नए थे, पहली बार इनको यूज में किया जा रहा था और जापान से अमेरिका परेशान भी था, तो उसने जापान के ऊपर 2 बम गिरे। पहला बम 6 अगस्त सन 1945 में हिरोशिमा शहर के ऊपर गिरा और दूसरा बम जो है वो 9 अगस्त सन 1945 में नागासाकी के ऊपर गिरा गया। और आप एक बात देखो, जिस हवाई जहाज से ये बम गिरे गए, क्योंकि 2 हवाई जहाज थे, ठीक है, एक हवाई जहाज ने बम गिरना था और दूसरे हवाई जहाज में कैमरे थे जिन्होंने बम की रिकॉर्डिंग करनी थी, क्योंकि धरती पे किसी को भी नहीं पता था कि ये बम कितने के शक्तिशाली हो सकते हैं। तो दूसरा कैमरा इसलिए भेजा गया ताकि रिकॉर्डिंग की जा सके कि इनका नुकसान कितना का होता है। तो आप ये देखो 6 अगस्त जो था उसमें जो बम गिरा, लगभग 1,30,000 लोग इसमें मारे गए और दूसरे बम में 2,26,000 लोग, मतलब 4 लाख लोग उस जमाने के अंदर, आज से लगभग 70-75 साल पहले जो है वो जापान के मारे गए थे 2 एटम बम के अंदर। और ये दोनों किसने गिरे थे? अमेरिका ने गिरे थे। और आज का युग 70 सालों के बाद आज के परमाणु बम पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आज भगवान ना करे अगर ऐसी कोई जो है अगर आपदा आ जाए, अगर युद्ध लग जाए, तो आज इससे कई गुना ज्यादा लोगों के मरने का खतरा मंडराता है। और उस जमाने के अंदर भी जापान के अंदर मैक्सिमम सिविलियंस मारे गए थे इसमें। तो दुनिया को शांति की तरफ बढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? डिसआर्मामेंट। कि बहुत हो गया इन्वेंशंस, बहुत हाइड्रोजन बम हम लोगों ने परमाणु बम बना लिए, आओ अब सब मिलकर इन सबको खत्म करते हैं ताकि दुनिया को शांति की तरफ ले जाया जा सके।
ठीक, क्लियर हो रहा है जी सबको? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये पेज अपना कंप्लीट हो गया, नए पेज की तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट पेज। सो अगर मैं इस कंसेप्ट की हिस्ट्री के ऊपर बात करूं, इतिहास के ऊपर बात करूं, ये जो डिसआर्मामेंट जो कंसेप्ट आप देख रहे हो, अगर मैं इसके इतिहास के ऊपर बात करूं तो इसके इतिहास में हमें क्या मिलता है वो हम देखते हैं। बेसिकली जो डिसआर्मामेंट कंसेप्ट है ये काफी ओल्ड कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि दुनिया पहली बार एक दूसरे के करीब आ रही है इन बम्बों को खत्म करने के लिए। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक मेथड, एक तरीका। ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी आती है धरती पर, जिससे कि धरती के ऊपर क्या आती है, अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी आती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि पूरी धरती के ऊपर सिक्योरिटी आती है। लगभग 540 बीसी तक हमें धरती के ऊपर ऐसे इतिहास में निशान मिलते हैं, साइन मिलते हैं, जहां दुनिया में कहीं ना कहीं डिसआर्मामेंट की बात जो है वो की गई थी। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में, आज 21वीं सदी चल रही है ना, अगर मैं 20वीं सदी की बात करूं, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर दुनिया की जो बिग पावर है, इन्होंने ही इस शब्द को क्वाइन किया है, इसको आगे लेके आया है। मतलब आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई देश इसका रोड़ा डाल रहे हैं तो वो है अमेरिका, वो है यूनाइटेड किंगडम, वो है फ्रांस, वो है रशिया। ये वो बड़े देश हैं जो आज डिसआर्मामेंट के कंसेप्ट को तेजी से आगे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इतिहास से पहुंचते पहुंचते अगर हम लोग यहां तक आए तो इसको देख सकते हैं। और कुछ मतलब हमारे मेडिवियल इतिहास के अंदर 1817 ईस्वी के अंदर एक संधि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में हुई थी इन हथियारों की होड़ को खत्म करने के लिए। उसके बाद चलो हम लोग मॉडर्न टाइम के ऊपर पहुंचते हैं। 1817 की एक संधि का इतिहास में जिक्र आता है जिसे कि रश बेगोट एग्रीमेंट के रूप से जाना जाता है, जो कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में हुई थी डिसआर्मामेंट को लेकर। आज वो मॉडर्न टाइम के अंदर चलते हैं। मॉडर्न टाइम मतलब आज के टाइम में, आज के टाइम के अंदर अगर हम लोग इसकी रूट काज को देखें, थोड़ा सा इतिहास के ऊपर जाएं तो हमें क्या मिलेगा, तो इसे देखते हैं हम लोग। 1899 ईस्वी, 1899 ईस्वी के अंदर सबसे पहली अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई हथियारों को खत्म करने को लेकर, डिसआर्मामेंट को लेकर, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल, इसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट कहा जाता है, जिसे द हेग में किया गया था। द हेग, HAUGE, द हेग कहां का शहर है, नीदरलैंड का है। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस, एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस डिसआर्मामेंट के ऊपर द हेग में हुई। द हेग जो है वो नीदरलैंड का शहर है, यहां सबसे पहली कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया। 1899 ईस्वी के अंदर इसको हेल्ड किया गया। लिख लो लिख लो लिख लो इसको, कि मॉडर्न टाइम की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस इस हथियारों की दौड़ को खत्म करने के लिए द हेग नीदरलैंड के अंदर की गई। और इस कॉन्फ्रेंस को ऑल मेजर, धरती की लगभग सारी मेजर यूरोपियन कंट्रीज ने अटेंड किया। ऑल मेजर यूरोपियन कंट्रीज ने इन कॉन्फ्रेंसिस को क्या किया, अटेंड किया। धरती की ऑलमोस्ट सभी मेजर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि सबसे विकसित देश तो वही है ना, यूरोप के ही, उन सब ने इसको अटेंड किया कि हाँ भाई हथियार नहीं इकट्ठे करने चाहिए, इससे कल को प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, इसमें कुछ संकल्प भी लिए गए जिसे रेजोल्यूशन कहा जाता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प लेना, कि आओ हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि कम से कम हम लोग हथियारों को खत्म करने के अंदर ये सब काम तो करेंगे ही करेंगे। संकल्प लिया, ठीक, चलो संकल्प ले लिया, आगे चलते हैं। अब दूसरी कॉन्फ्रेंस एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस फिर हुई। यह भी कहां हुई थी,
ये भी द हेग में हुई थी 1907। द हेग एक्चुअल में शहर का नाम है। द हेग 1907 के अंदर दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें भी कुछ रेजोल्यूशन पास हुए, बट उसका कोई रिजल्ट वगैरह नहीं मिला, कोई लंबा चौड़ा रिजल्ट नहीं मिला। ऊपर ऊपर तो सारे जने शांति की बात करते हैं, पर अंदर ही अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हथियार इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। और देखो, दो अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के बाद धरती पर होगी वर्ल्ड वॉर 1। 2 कॉन्फ्रेंस कर ली, सारे देश इकट्ठे बैठ लिए, सारे प्यार के गीत गा लिए, पर उसके बावजूद भी इन्होंने पहली विश्व युद्ध कर दिया। और सारे के सारे रेजोल्यूशन जितने भी इन्होंने साइन किए थे, जितनी भी प्रकार की ट्रीटीज इन्होंने साइन की थी, वो सब की सब इन्होंने क्या कर दी, कैंसिल कर दी और एक दूसरे पे बम फोड़ने फिर स्टार्ट कर दिए। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पिछली दोनों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उनका कोई रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। तो पहला विश्व युद्ध चला, जी भर के बम फोड़े, सारे एक्सपेरिमेंट किए। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद 1920 ईस्वी में स्थापना की गई लीग ऑफ नेशन की। मैंने आपको यूनाइटेड नेशन में पढ़ाया था ना, लीग ऑफ नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले इस धरती के ऊपर सभी देशों का एक समूह हुआ करता था जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। ये पहले विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था इस मकसद के साथ कि ऐसी भयानक तबाही धरती पर दोबारा नहीं मचनी चाहिए। द लीग ऑफ नेशन की उसमें स्थापना की गई और इस लीग ऑफ नेशन का जो डिस्कशन का मोटिव था वो यही था, क्या, डिसआर्मामेंट, कि हमें हथियारों को खत्म करना है। लीग ऑफ नेशन का जो सबसे टॉप गोल था, जो सबसे बड़ा मकसद था, वो हथियारों को खत्म करने का ही था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो चुकी है, 1920 आ चुका है, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। सभी देश एक बार फिर से ये वादे कर रहे हैं कि आओ एक दूसरे के हथियारों को हम लोग खत्म करेंगे, आप अपने हथियार खत्म करो, हम अपने हथियार खत्म करते हैं, आपके नागरिक, हम सबके नागरिक पूरी मानवता की रक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ हुआ, ये लीग ऑफ नेशन के थ्रू हो रहा था। और लीग ऑफ नेशन के सिवा भी कुछ कॉन्फ्रेंस बाहर चल रही थी, जैसे वाशिंगटन डीसी ने भी एक कॉन्फ्रेंस कराई थी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। इन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस 1922 ईस्वी में कराई थी। किस चीज को लेकर? डिसआर्मामेंट को लेकर। डिसआर्मामेंट को लेकर एक कॉन्फ्रेंस 1922 ईस्वी के अंदर अमेरिका के अंदर भी हेल्ड हुई थी। फिर से दुनिया ने प्यार के गीत गाए, पर वो सब के सब धरे के धरे रह गए और शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध। इस दूसरे विश्व युद्ध के अंदर फिर से दुनिया में तबाही मची, फिर से दुनिया में बम फूटे, अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिरे, फिर से सारी दुनिया में सब कुछ तहस नहस हुआ। और उसके बाद, क्योंकि आदमी मोटिवेट तो रहता ही है ना, चाहे जिंदगी में कितनी तबाही मच जाए, पर फिर भी हम लोग शांति का पाठ थोड़ी छोड़ेंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर से प्रयास किया गया और अब लीग ऑफ नेशन से भी मजबूत एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। लो जी, यूनाइटेड नेशन पर पहुंच चुके हैं। मैंने आपको 560 बीसी से लेकर यूनाइटेड नेशन तक की कहानी सुना दी, डिसआर्मामेंट की, किस तरह से धरती वहां से यहां तक पहुंची है। ठीक, तो अब आ चुका है जी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसका गठन हो गया और इसने भी वही काम करना था, दुनिया को शांति की तरफ लेके जाना था। फिर से दुनिया में कोई विश्व युद्ध ना हो, फिर से दुनिया में कोई 2 देशों के सींग ना भिड़ जाए, इसीलिए यूनाइटेड नेशन को शांति वाला काम करना था। तो यूनाइटेड नेशन ने जब इसकी सबसे पहला सेशन लगा यूएन का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, पता है ना आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का जब सबसे पहला सत्र लगा, सबसे पहला सत्र इसका 1946 में लगा और उस पहले सत्र के अंदर ही स्थापना कर दी गई थी यूनाइटेड नेशन, पहले सत्र के अंदर ही स्थापना कर दी गई थी यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कन्वेंशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन
इसकी स्थापना जो है वो सबसे पहले के अंदर ही कर दी गई थी। इसके स्पेलिंग लिख लो। ठीक है जी। तो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर वर्ल्ड वार 2 कब हुई थी? वर्ल्ड वार 2 1 सितंबर, इसकी जो है आप ऐसे लिख लो, सितंबर 1939 से लेकर और सितंबर 1945 तक, ये टाइम वर्ल्ड वार 2 का टाइम जो है वो माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद आ गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इस संगठन की स्थापना की गई क्योंकि दुनिया ने भारी तबाही परमाणु बम की तो देखी थी, तो अब हमारे सामने ऑप्शन था इस परमाणु बम को खत्म करने वाला, तो इसीलिए इस कमीशन की स्थापना की गई, जिस कमीशन ने इस बात को रिकमेंड करना था कि दुनिया में परमाणु ऊर्जा के ऊपर कैसे नकेल कसी जाए। ये जो दुनिया में एक नया तरह का सिस्टम आ गया परमाणु वाला, अब इस पे आपा कैसे पार पाए, उसको लेकर पहली महासभा के अंदर ही इसके ऊपर बातचीत की गई। हाँ जी, यहां तक सबको कहानी समझ लग रही है? डिसआर्मामेंट का इतिहास। ठीक है, हाँ जी, 1939 से वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी, 1945 के अंदर खत्म हुई थी। सो यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना होगी, जिसने इस बात को रिकमेंड करना था कि परमाणु ऊर्जा जो है उस पर किस प्रकार से नकेल कसी जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पेज अपना खत्म हो गया जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सबने लिख लिया होगा। चले आगे। ठीक, बस आप लिखते जाओ, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपके बढ़िया बढ़िया रजिस्टर भर जाएंगे, देखना। इन्हीं में से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। स्टिल अगर आपको कुछ मिलता है तो नोट डाउन करो, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर आप लोग और चेक करो, कहीं इधर उधर कुछ और मिलता है तो नोट डाउन करते जाओ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कि आफ्टर वर्ल्ड वार 2, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक बैरूच प्लान दिया कि आप किस तरह से दुनिया में हथियारों को खत्म करें। अब इसका जो बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम है यूएसएसआर, जैसे भारत का बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान है, उसी प्रकार अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड उस जमाने में यूएसएसआर था, रशिया था। इन्होंने इस प्लान को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, और यूएसएसआर ने अपना एक नया प्लान दे दिया, ग्रोमयोको प्लान, और अमेरिका ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो हुआ क्या जी? दोनों के प्लान रिजेक्ट हो गए। हथियारों को खत्म करने के जो अमेरिका ने प्लान दिया वो रिजेक्ट हो गया, और जो रशिया ने प्लान दिया वो भी रिजेक्ट हो गया। किस चीज को लेकर? डिसआर्मामेंट को लेकर, कि किस तरह से हथियारों को धरती पे खत्म किया जाए या हथियारों को लिमिट किया जाए। लिख लो इनके स्पेलिंग लिख लो। ये इन दोनों की अपनी अपनी कंट्रीज के कोई लीडर्स या प्लेस के ऊपर है नाम इनके, इसी तरह से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर से, उसके बाद अमेरिका ने 1955 में एक और प्लान दिया कि दुनिया से हथियारों को खत्म कैसे किया जाए। उस प्लान का नाम था ओपन स्काईज प्लान। ओपन स्काईज प्लान जो है ये इसका नाम था। फिर ये हम लोगों ने किया, अमेरिका ने ये प्रोजेक्ट दिया, और इस प्रोजेक्ट को भी दुनिया की लगभग मेजर पावर्स ने रिजेक्ट कर दिया। इसके ऊपर भी वो खुश नहीं हुए। ठीक, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आगे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सन 1963 आ गया। सन 1963 ईस्वी के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया गया। सन 1963 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया गया धरती की मेजर पावर्स द्वारा, जिसके द्वारा उन्होंने ये कसम खाई कि हम लोग, कोई भी देश हम में से न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा हवा में, कि हम में से कोई भी देश हवा के अंदर न्यूक्लियर बम के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। 1963 के अंदर इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो 1963 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट हम लोग अब हवा के अंदर नहीं करेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर इसको नहीं करेंगे। यह एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 1963 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1967 आया। 1967 में यह कसम खाई गई कि हम लोग कोई भी न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट, एन वेपन का एक्सपेरिमेंट जो है वो ओशियन, समुद्रों के अंदर नहीं करेंगे।
अंडरग्राउंड या सॉरी अंडर वाटर जो है वो इनके एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाएंगे। ठीक, हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को। अभी अब हम लोग भारत पे पहुंच रहे हैं, मजेदार कहानियां अब शुरू होंगी। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर हो गया जी कंसेप्ट? ठीक, ग्रेट। अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं एनपीटी को। एनपीटी क्या है? एनपीटी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। चलो एक नई हेडिंग देते हैं अब, एनपीटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, खबरों में रहती है, करंट अफेयर्स में रहती है, आज भी इसके चर्चे होते हैं। एनपीटी को कहा जाता है न्यूक्लियर मतलब परमाणु, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। पहले इसको सुंदर सा इस तरह से आप नोट डाउन कर लो, लिख लो, पहले इसको सुंदर सा लिख लो। ठीक, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, जिसे हम लोग एनपीटी के रूप से जानते हैं। सो जो एनपीटी है, एनपीटी एक ऐसा समझौता है जिसका मकसद था कि जितने भी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हैं, इन्होंने 5 देशों को न्यूक्लियर कैपेबल घोषित किया। इस समझौते के तहत धरती के 5 देश न्यूक्लियर कैपेबल हैं। एक अमेरिका, एक इंग्लैंड, एक फ्रांस, एक चाइना और एक रशिया। इन्होंने कहा कि ये 5 देश ही धरती पर न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं। इस समझौते के तहत 1968 या 1970 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, 1968 या 1970 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, वही देश न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज होंगे और वो अपनी सर्विसेज नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज को नहीं देंगे। जिनके पास परमाणु बम नहीं है उन्हें ये अपनी सर्विस नहीं दे सकते। ठीक है, ताकि दुनिया के अंदर परमाणु बम का प्रचार ना हो, दुनिया में परमाणु बम का प्रचार ना हो। इस समझौते को बेसिकली साइन किया गया था 1968 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और इसे ओपन कर दिया गया था सभी के लिए साइन करने के लिए 1968 ऑनवर्ड, कि सारे देश साइन कर लो कि हम साइन करते हैं कि हम किसी भी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री से इस बात की मदद नहीं लेंगे कि हम बम बना रहे हैं, या हम लोग अपने देश में भी बम नहीं बनाएंगे और बम का कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं, हम इस समझौते को साइन करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो कुछ ही टाइम के अंदर लगभग 173 देशों ने इसको साइन कर लिया। भारत कहता मैं नहीं करता, भारत ने पहले दिन से ही मना कर दिया। भारत कहता भाई हम लोग इस पे साइन नहीं करते क्योंकि हमारे आसे पासे 2 बड़े प्यारे प्यारे देश हैं, एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का नाम है चाइना, और इतनी बड़ी हमारी आबादी है, इनकी सुरक्षा के लिए मैं ऐसा समझौता साइन नहीं करूंगा। तो भारत ने इस समझौते को साइन करने से मना कर दिया उसी वक्त। और लगभग भारत के साथ ऐसे 13 देश और भी थे जिन्होंने इस समझौते को साइन करने से मना किया। तो जितने भी देशों ने यह समझौता साइन किया, यह समझौता 5 मार्च सन 1975 ईस्वी के अंदर लागू हो गया। 5 मार्च 1975 के अंदर ये जो है ये लागू हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी, नॉर्थ कोरिया ने भी साइन कर दिया था कि मैं भी कसम खाता हूं। बाद में नॉर्थ कोरिया ने सोचा यार तो मैंने पंगा ले लिया, इसलिए उसने विथड्रॉ कर दिया, कहता मैं नहीं इसमें आता। और 2003 में ये इससे बाहर निकल गया और उसके बाद उसने भी धड़ाधड़ बम फोड़ने स्टार्ट कर दिए अपने देश के अंदर। तो नॉर्थ कोरिया पहले इसमें चला गया था, फिर इसमें से नॉर्थ कोरिया बाहर निकल गया। ठीक है, सो
आप ये देखो कि अगर भारत इसको साइन कर दे, ठीक है, अगर हमारा देश भारत जो है वो अगर इसको साइन कर देता है डिसआर्मामेंट को, तो फिर हम लोग परमाणु बम के एक्सपेरिमेंट जो है वो भारत में कभी भी नहीं कर पाते। आज अब जब हम लोगों ने ये समझौता साइन नहीं किया, उसी की बदौलत हम लोगों ने 1974 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तब भारत ने न्यूक्लियर बम पे एक्सपेरिमेंट कर लिया था पहला। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने 1998 के टाइम के अंदर, तब अटल जी के टाइम में भी भारत ने परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट कर लिया था। अगर आपने एक फिल्म ना देखी हो तो वो जरूर देखना, पोखरन, पोखरन फिल्म का नाम है, ये आप लोग देखना भारत ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। तो 1998 के अंदर अटल जी के टाइम में एक एक्सपेरिमेंट किया और 1974 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने सीना ठोक के पूरी दुनिया को बताया कि भारत जो है एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। मतलब हमें किसी से डर नहीं है। 2 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है और हम लोग दुनिया को खुले तौर पे बता रहे हैं कि ये जो एनपीटी वाले बताते हैं ना कि दुनिया में 5 देश ही न्यूक्लियर वेपन है, हम लोग भी हैं, कोई नहीं छुपा रहे। ध्यान से सुन लो सारे जने कि भारत एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अटल जी ने कहा, पर हम वादा करते हैं कि 1999 में तो पोखरण जो अपने वो कारगिल वार हुई थी, हम वादा करते हैं दुनिया के साथ कि नो फर्स्ट यूज, हम लोग इसे पहली बार कभी भी यूज नहीं करेंगे, कि हम लोग इसको फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग दुनिया को इस चीज का वादा करते हैं, कोई हम पे बम गिरेगा तो हम उस पे बम गिरेंगे, नहीं तो हम लोग बम नहीं गिरते। ठीक है, तो अगर भारत ने एनपीटी वालों को भी क्या रखा है, जो एनपीटी जो ये एग्रीमेंट है, भारत ने एनपीटी को कह दिया कि हम भी समझौता करने को तैयार हैं, पर जैसे आपने 5 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज कर रखा है, हमें भी रिकॉग्नाइज करो। आप हमें उस लिस्ट से बाहर क्यों रखते हो कि आप जो है एनपीटी वाले देश नहीं हो? हम भी एनपीटी के अंदर आएंगे, पर हम लोग न्यूक्लियर वेपन कंट्री के तौर पे आप हमें कहो कि हम लोग जो है मतलब न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। ठीक है, और वैसे भी देखो एनपीटी का जो टारगेट था, क्या टारगेट था कि दुनिया के अंदर जो परमाणु बम वगैरह है उनका ज्यादा प्रचार ना हो, उनका ज्यादा विस्तार ना हो। पर आप देखो ये ऑलमोस्ट फेल सा ही कंसेप्ट है, क्योंकि दुनिया में एनपीटी आने के बावजूद भी दुनिया के कई देशों ने परमाणु बम की खोज कर ली है। दुनिया में अभी भी धड़ल्ले से काम चल रहा है, हथियार पूरे खरीदे बेचे जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये डिसआर्मामेंट आज भी मुझे तो कागजों में लगता है, मतलब इस पे एक्चुअल के अंदर वर्कआउट नहीं हो रहा स्टिल। पर ये एक थॉट है, एक अच्छा थॉट है जो हमेशा चलता रहना चाहिए। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अहिंसा की बात हमेशा करनी चाहिए, शांति की बात हमेशा करनी चाहिए। इसीलिए आज की जनरेशन को भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, ताकि वो इस थॉट प्रोसेस को भी अपने दिमाग में रखें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, जो अपना पूरा बढ़िया से कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये बढ़िया से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ पॉइंट्स और भी मिलते हैं किसी किताब में, नोट्स में, इंटरनेट में, तो आप इसी के अंदर इसको नोट डाउन करो और इस टॉपिक को और मजबूत कर सकते हो। ठीक, तो कैसा लगा ये टॉपिक सारे जने कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे जरूर बताना। बाकी ये मेरी 7वीं वीडियो थी, ओपन टू ऑल, फ्री टू ऑल। कल से सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप की क्लासेस लगेंगी। ओपन पब्लिक के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मेरे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे मतलब जो स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उन स्टूडेंट्स को थ्योरी में कवर करूंगा पेड ग्रुप में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा उनको ओपन विद पब्लिक सबके साथ। ठीक है, तो आप थ्योरी भी करना, एमसीक्यू भी करना। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो आज की आज मुझे कॉल करो और अपना ग्रुप ज्वाइन करो। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 9569366100 पर मुझे कॉल करें। मेरा नाम है दीपक सर और
मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पेड ग्रुप आप लोगों ने किस तरह से ज्वाइन करना है। आपकी 7,000 रुपीज टोटल फीस है पेड ग्रुप की। आपके डेली 2 लेक्चर लगा करेंगे, जो भी 2 आपके सब्जेक्ट हैं, और लेक्चर्स का टाइम एक्सपेक्टेड शाम को 4 से 7 हुआ करेगा। अगर आप लेक्चर लाइव ना भी देख पाओ, वो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं, बाद में जब मर्जी देख लो। और जब तक पेपर नहीं होगा टिल एग्जाम तक आप लोगों के पास सभी वीडियो लेक्चर सेव रहेंगे। और बस ये सब डिटेल्स है। स्टडी मटेरियल में आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपकी पीडीएफ के रूप में आएंगे, आप अपने सिटी से प्रिंट आउट कर लोगे। थ्योरी के नोट्स नहीं होते, क्योंकि थ्योरी आप लोग खुद नोट करोगे टॉपिक वाइज टॉपिक्स। ठीक है, आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर है वो स्टार्ट हो चुका है, पॉलिटिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहेगी, वो भी अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं वेरी सून आप लोगों की स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, राइट। चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।